जय हिंद। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एथिल अल्कोहल है। केमिस्ट्री में कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि हाई स्कूल का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एथिल अल्कोहल। इसके ठीक बाद एसिटिक एसिड भी आता है। आज की क्लास में हम लोग एथिल अल्कोहल के बारे में समझते हैं। देखिए, एथिल अल्कोहल बेसिकली हम लोग शराब से समझते हैं, जबकि शराब जो होता है वो एथिल अल्कोहल का एक पार्ट होता है। क्लियर? देखिए, समझते हैं कि एथिल अल्कोहल है क्या, इसका अणुसूत्र क्या होता है, मींस मॉलिक्यूल्स फार्मूला क्या होगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, इसका प्रिपेयरिंग मेथड क्या होगा, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, और इसके यूजेस क्या है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो इसका अणुसूत्र होता है वो है CH3CH2OH, या फिर इसी चीज़ को हम लोग C2H5OH कह सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि जो इसमें कार्बन की नंबर्स ऑफ कार्बन जो होते हैं वो 2 होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं वो 6 होते हैं बेसिकली, लेकिन C2H5OH ये जो OH है हाइड्रोक्सी समूह इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है ना? तो मतलब एथिल अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी समूह होता है, मतलब CH3CH2OH या C2H5OH इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कार्बन को हमने रिंग में तोड़ दिया और जैसे हमने जोड़ा तो हाइड्रोजन इसके साथ 3 लगा हुआ था 3 लगा दिया, इसके साथ 2 लगा था 2 लगा दिया, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिसको हाइड्रोक्सी समूह भी कहते हैं, OH। ठीक है ना? अब देखिए, आगे हम लोग समझते हैं इसके बारे में कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला में कैसे इसको बनाएंगे, औद्योगिक निर्माण की विधियां कैसी इसकी हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला का जो इसका प्रिपेयरिंग मेथड है, बनाने की जो निर्माण की जो विधि है वो क्या है। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास होता है एथिल ब्रोमाइड। ये क्या लिखा है? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है ना? एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो देखिएगा ये वाला जो OH है जा करके यहाँ जुड़ जाता है और Br भाई साहब यहाँ चले जाते हैं। समझिएगा, केमिस्ट्री में ये रिएक्शन जो है थोड़ा महत्वपूर्ण होती है, इसको ढंग से समझिएगा। OH भैया यहाँ चले आएंगे, ठीक है ना, और Br भाई साहब इनकी जगह पे चले आएंगे। हम लोगों ने पीछे वाली क्लास में प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ समझौता होता है। OH भाई साहब यहाँ आएंगे और इनकी जगह पर पहुंच जाएगा ये। तो देखिए क्या होगा कि C2H5, और जैसे ही OH इसकी जगह पर आएगा तुरंत ये क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल, और किनारे हो जाता है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। मतलब आपका जो मेन प्रोडक्ट है जो हमको बनाना था वो क्या है? एथिल अल्कोहल। ये आपका हो गया एथिल अल्कोहल। क्लियर है? और बाकी ये जो बच रहा है ये पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो मीन्स अगर हमको कहना है तो हम कहेंगे कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है? तो निर्माण की एक विधि इसकी ये भी होती है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद दूसरी विधि जो होती है वो एथिल एसीटेट से हम इसको प्राप्त करते हैं। किससे? एथिल एसीटेट से। देखना बाबू, समझिएगा, एथिल एसीटेट से। जब एथिल एसीटेट से इसको कैसे प्राप्त करेंगे इसको भी समझते हैं। एथिल एसीटेट का फार्मूला आपको मालूम है, CH3COO देखो बबुआ समझिएगा, जो C2H5 है इसका नाम होता है एथिल। हमने आईयूपीएससी नेम में साइड चेन में भी आपको पढ़ाया होगा अगर आपको ध्यान है तो C2H5 का नाम क्या होगा? एथिल। और ये जो CH3COO लगा है ये एसीटेट होता है, तो पूरे का नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। याद रखना ये क्या है? एथिल एसीटेट। सही है? हो गया एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट की रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ? जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। जल का सूत्र क्या बाबू? H2O। H2O को हम लोग अपनी सुविधा के लिए HOH भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? HOH। सही है? समझ में आ रहा ना? चलिए देखिए, तो एथिल एसीटेट को हम लोग जल को जो है वाटर का जो फार्मूला है H2O है, उसको हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए HOH लिख लिया। ये आपका वाटर है। क्लियर? अब इसके बाद देखिएगा, जब ये HOH इसके साथ रिएक्ट करेगा और उपस्थिति होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, जिसको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी। तो जब रिएक्शन होगी तो देखो बाबू होगा क्या कि यहां से आपका जो C2H5 है वो OH के साथ जुड़ जाता है। समझिए, तो बचा क्या यहाँ पर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भाई साहब इनकी जगह पे चले जाएंगे, ये इनकी जगह पे, या इसी चीज को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ये OH इसकी जगह पर हो जाएगा और वो यहाँ हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो आपका क्या हुआ? C2H5 और ये इसके साथ जुड़ रहा है OH। C2H5 क्या हो जाएगा? OH। समझ रहे हो ना? ये OH जो है वो इसके साथ जुड़ गया और H बचा है तो इसके साथ जुड़ेगा, तो बनेगा क्या? CH3COOH। ठीक है? क्लियर दिख रहा है ना सबको? देखिए ये C2H5OH प्लस CH3COOH, ये जो C2H5OH होता है इसको हम लोग कहते हैं एथिल अल्कोहल। क्या कहेंगे बाबू? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। और ये जो होता है इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे?
एसिटिक एसिड, इसको सिरका भी कहा जाता है, आपको याद होगा। अगला टॉपिक भी हमारा एसिटिक एसिड ही होता है। देखिए मीन्स कहने का जब इसकी लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे तो हम कहेंगे कि जब कभी एथिल एसीटेट की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ कराई जाती है तो एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। क्लियर है? देखिए ये चीज़ जब आप एसिटिक एसिड में पढ़ेंगे, है ना, मतलब ये एसिटिक अम्ल में जब पढ़ेंगे तो सेम रिएक्शन रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लिखी होगी, मतलब ये चीज़ यहाँ होगा, ये चीज़ यहाँ होगा। और ऐसी रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन में भी पढ़ेंगे, जिसको एस्टरीकरण कहते हैं। समझिएगा, मतलब जब वहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ ये पढ़ेंगे कि एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाने पर एथिल एसीटेट और जल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। सही है? लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, तो हमने एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लिया। सही है? शायद आप समझ रहे होंगे। देखिए तीसरा हम लोग समझते हैं, तीसरा तरीका एथिलीन से इसको प्राप्त करते हैं। किससे बाबू? एथिलीन से। एथिलीन, एथिलीन को एथीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथीन। एथिलीन का आईयूपीएसी नाम एथीन ही तो होगा, चूंकि इन ग्रुप का है। चलिए देखिए, तो इसका फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। वैसे नॉर्मल इसको C2H4 से भी डिनोट्स करते हैं, C2H4 भी लिखेंगे जो कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसमें डबल बॉन्ड होता है, जो कि एल्कीन ग्रुप की पहचान ही होती है, फंक्शनल ग्रुप जो उसका होता है वो डबल बॉन्ड ही होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड क्या होगा? CH2 होगा। सही है? अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एथिलीन या एथीन की रिएक्शन कराएंगे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जो कि सांद्र होगा। सही है? इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सही है? ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है बाबू, और ये कौन चीज है? ये एथीन है। समझ में आ रहा ना? ये एथीन है, मतलब एथिलीन बोलेंगे इसको। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराएंगे तो देखिए जरूरत ये क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ जो H2SO4 है ये दो भागों में डिवाइड होता है, ये जा करके जुड़ जाएगा। ठीक, कैसे जुड़ेगा? ये हो जाता है CH3 CH2 HSO4। इसका नाम होता है, देखो CH3 CH2 का नाम क्या होता है? एथिल। CH3 CH2 का नाम क्या होगा? एथिल। H का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन। यहां लिखेंगे हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन। SO4 का मतलब सल्फेट। इट मीन्स जो पूरा नाम इसका हो जाएगा होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में आ रहा है ना? देखिए ये रिएक्शन किस तरीके से हुई है इसको थोड़ा यहां समझते हैं। देखिए क्या है कि यहां पर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है, और H2SO4 को अगर हम चाहें अपनी सुविधा के लिए तो लिख सकते हैं H और HSO4। समझ में आ रहा ना? इसको लिख दिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, और ये क्या हो गया? HSO4। सही है? अब देखना बाबू कि ये जो H है इसके साथ जाकर के जुड़ेगा। ठीक है, ये योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है, एडिशन रिएक्शन। तो ये भैया देखिएगा H जाकर के जब इनके साथ जुड़ेगा तो सोच के देखिए कि ई का हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। सही है? अभी बताओ बाबू, कार्बन की बैलेंसिया जो है, संयुक्तवा जो है, तीन तो होती, सॉरी 4 ही तो होती है, तो 3 तो यहाँ हो गए, यहाँ एक ही होगा अब ना। अरे बाबू यहाँ 2 था तो डबल बॉन्ड लगा था, यहाँ 3 हो गया। अब एक ठीक हाइड्रोजन जाकर के उस पर लग गया, तो सूरज जो जाकर के हाइड्रोजन लगेगा तो निश्चित है कि यहाँ जो इसकी वैलेंसी होगी रिक्त कितनी बचेगी? केवल एक बचेगी। समझ रहे हो ना? जो रिक्त संयोजकता इसकी बचेगी वो एक बचेगी। तो एक बॉन्ड अगर आपका रिक्त बचा है तो उसके लिए जो कार्बन आपका जुड़ेगा वो CH2 ये लगा ही हुआ है। समझ में आ रही बात ना? तो मतलब ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ही रह जाएगा, बॉन्ड हट जाएगा, और उसके अलावा बचा क्या है वो भी जाकर के जुड़ जाएगा HSO4। तो अगर इस चीज को हम ढंग से लिखेंगे तो लिखेंगे CH3 CH2 HSO4, जो कि यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH2 HSO4। तो इट मीन जब कभी हम एथीन की अभिक्रिया या एथिलीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। जबकि हमारा मकसद क्या था कि हमको क्या बनाना है? एथिल अल्कोहल। क्या बनाना था बाबू? एथिल अल्कोहल। लेकिन हमको क्या मिल रहा है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा माध्यमिक यौगिक मिला है जिसको हम लोगों ने CH3 CH2 HSO4 कहा, मतलब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहा। जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे जल के साथ, किसके साथ बाबू? जल के साथ कराएंगे। तो जल के साथ कराएंगे तब देखिएगा, मैंने अभी आपसे कहा है कि जल को हम अपनी सुविधा के लिए HOH लिखेंगे ताकि रिएक्शन समझ में आए कि किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? HOH। सही है? अब देखिए CH3 CH2 हमारा काम क्या है? हम वही टारगेट बनाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हमको एथिल अल्कोहल बाहर करना है कैसे भी करके, है ना? तो एथिल अल्कोहल बाहर करना है तो CH3 CH2 बचा क्या? OH। OH इसमें से उधार लो, ये देखो यहाँ OH दिख रहा है, तो मतलब यहाँ का CH3 CH2 और ये OH, ये दोनों आपस में क्या जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और उसके बाद जो बचता है यहाँ का H बचा होगा, यहाँ का HSO4। तो समझिए पहले तो आपका हो जाएगा CH3 CH2 और
सॉरी CH3CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा H OH, CH3CH2 और OH। तो H इसके साथ जुड़ेगा तो HSO4 में जब H जुड़ेगा तो शायद हो जाएगा H2SO4। समझ में आ रही बात नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा H2SO4, H2SO4। समझ में आ रहा सबको ना? तो देखिए मतलब कहने का आप क्या हुआ कि ये आपका एथिल अल्कोहल देखिए यहाँ पर मिल गया, एथिल अल्कोहल मिल गया, एथिल अल्कोहल मिल गया। देखिए रिएक्शन को समझिएगा, मतलब एथिल, जब कभी एथिलीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाएगी तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, और प्राप्त एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब जल से हम लोग कॉम्बिनेट करते हैं, मिलाते हैं, है ना, उसमें अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। तो मतलब अगर एथिलीन से सांद्र सल्फ्यूरिक एथिल अल्कोहल कहेगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले अभिक्रिया करानी होगी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और जैसे ही अभिक्रिया होगी तुरंत एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो हमारा एथिल अल्कोहल मिलेगा। समझ में आ रही बात ना? तो देखिए ये तीसरा तरीका होगा। 3 तरीके से हम लोगों ने इसको प्राप्त किया है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है यूपी बोर्ड में अलग तरीके से। एक तो तरीका होता है पूछने का कि कैसे प्राप्त करेंगे, और दूसरा होता है कि निर्माण की विधि लिखिए, तीसरा होता है कि क्या होता है जब फला की अभिक्रिया फला के साथ कराते हैं। ठीक है, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर सपोज आपसे यह कह देता है कि क्या होता है जब एथिलीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो आपको बताना है कि जब एथिलीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, और प्राप्त एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जल के साथ मिलाने पर एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। सही है ना? मान लो सपोज आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है कि जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, तो आपको बता देना बाबू कि ससुरा एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा, एथिल अल्कोहल अलग हो जाएगा। तमाम तरीके से क्वेश्चन को पूछेगा कि एथिल अल्कोहल के निर्माण का कोई एक रासायनिक समीकरण लिखिए, तो तीनों लिखा, तीनों में से कौन लिख दो? समझ में आ रही बात ना? कोई सा भी लिख दीजिए, चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे लिख दो। टॉपिक समझ में आ रहा है सबको बाबू? कोनो दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तरीका और आपके सिलेबस में आता है, अगर आपने देखा हो तो, किण्वन विधि के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं? किस विधि के द्वारा? किण्वन विधि के द्वारा। किण्वन विधि समझते हो ना? और तो थोड़ा किण्वन नमूए है उसका, किण्वन माने का होता है कीड़ा मकोड़ा, ठीक, जिसमें कीड़े मकोड़े आ जाएं। ठीक, देखिए भैया शराब, देखिए बहुत सारे लोग कहाँ है एथिल अल्कोहल को शराब कहते हैं, सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन शराब केवल एथिल अल्कोहल का एक भाग है, ना कि पूरा पूरा ससुरा। समझ रहे बात ना? जैसे कि समुद्र से थोड़ा सा पानी निकालो तो पानी उसका भाग होता है, ना कि पनिया ससुरा पूरा समुद्र। समझ रहे हो? तो वो अल्कोहल होता है। फिलहाल अपनी समझदारी के लिए हम यही कह सकते हैं। देखिए किण्वन विधि में क्या होता है कि इसमें हमारे पास सुक्रोज होता है। देखिए सुक्रोज का फार्मूला क्या है? C12H22O11। ये क्या है? सुक्रोज है। और इसके रिएक्शन कराते हैं किसके साथ बाबू? जल के साथ कराते हैं। किसके साथ? जल के साथ। तो इमा ससुरा एंजाइम और ईस्ट होता है। ठीक, एंजाइम वगैरह आप लोग जानते हो, जैसे पाचन वाचन में काम आता है, डाइजेशन सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत सारे एंजाइम होते हैं शरीर के भीतर। तो वैसे यहाँ पर जो एंजाइम है उसको तोड़ने फोड़ने का काम करता है। तो यहाँ का जो एंजाइम होता है वो इन्वर्टेज होता है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है। सही है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है। और इसके अलावा क्या होता है? ईस्ट होता है। मतलब इन दोनों की उपस्थिति होती है, प्रेजेंटेशन रहती है इन्वर्टेज और ईस्ट की। तो इन्वर्टेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में ये कौन सी बाबू है? सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज, सुक्रोज है। और ये तो जल है ही है, समझ रहे हो ना? ये जल है, ये कौन चीज है? सुक्रोज है। तो देखिए जब ये अभिक्रिया करते हैं तो बनाता है हमारा ग्लूकोज, मतलब C6H12O6, और दूसरा भी बनता है C6H12O6। एक आपका होता है ग्लूकोज। समझिएगा बाबू, बहुत स्पीड तेज तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? देखिए ई कौन चीज है? ई ग्लूकोज है। ई कौन चीज बाबू है? ई फ्रक्टोज है। ई कौन चीज है? ई फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है ना? देखिए तो मतलब सुक्रोज पहले क्या करता है? किण्वन विधि में है एथिल अल्कोहल का निर्माण। मींस सुक्रोज जब जल के साथ जुड़ता है तो जुड़ के किसकी उपस्थिति में? इन्वर्टेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। समझ में आ रहा ना? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। देखिए रिएक्शन हुई कैसे होगी, अगर सुविधा हम चाहें तो H2O को हम लिख सकते हैं HOH, लिख सकते हैं ना? देखो बाबू क्या है कि ई जो C12 है वो 2 भागों में बट गया, मतलब C6 C6। सही है।
H 22 था, तो 22 को अगर बांटना है तो 11-11 में बटेगा, जबकि यहाँ 12-12 में बटा है, तो 2 H, एक H इनके पास गया, एक H इनके पास गया, तो दोनों H अगर देखेंगे तो फिर बढ़ जाएगा 12-12 में। और बाकी O11 था, 11 का तो आधा होगा नहीं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ है मतलब 12, तो 12 का आधा क्या होगा 6, तो मतलब C6H12O6 एक ग्लूकोज बन जाता है और दूसरा C6H12O6 एक फ्रक्टोज बन जाता है। सही है, फार्मूला दोनों का एक ही होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के ही जो अणुसूत्र होते हैं वो सेम होते हैं, C6H12O6 इसका भी, C6H12O6 इसका भी, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होता है और इसके और भी गुणधर्म अलग अलग होते हैं, ये चीज़ें आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है कि यहाँ हम एक अणु लेकर के आएंगे, चाहे ग्लूकोज का ले लेंगे चाहे फ्रक्टोज का ले लेंगे। ये आपका स्टेप फर्स्ट होता है। क्या है ये? स्टेप फर्स्ट है। और अगर स्टेप सेकंड में हम जाएंगे तो स्टेप सेकंड में कोई एक अणु ले लीजिए यहाँ से, C6H12O6, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, XYZ, मतलब XYZ का मतलब चाहे ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, जैसी आपकी मर्जी। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है या फिर ये क्या है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज, सही है ना, ये ग्लूकोज है या फिर क्या है, फ्रक्टोज है। और इसकी ये जो किण्वन विधि में क्या है कि इसमें जब एंजाइम की अभिक्रिया होगी और यहाँ का जो एंजाइम होता है वो जाइमेज होता है। क्या होता है? जाइमेज। जाइमेज भी इसको लिखते हैं, जाइमेज दोनों ही सही है। और इसको ईस्ट की उपस्थिति में, जाइमेज और ईस्ट की उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा कि आपका C2H5OH अलग हो जाता है, जिसको एथिल अल्कोहल कहा गया, एथिल अल्कोहल कहा गया। और इसके अलावा जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ शायद 2 से कराएंगे तो 2 2 4 2 6 हो गया। सही है, और बाकी तो बैलेंस होगा, चेक कर लेना। तो देखिए, एथिल अल्कोहल हमारा मकसद था प्राप्त करने के लिए, तो किण्वन विधि में सबसे पहले हम सुक्रोज की अभिक्रिया जल के साथ इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। और दूसरे स्टेप में प्राप्त ग्लूकोज अथवा फ्रक्टोज को जाइमेज अथवा ईस्ट के द्वारा एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू, ये कौन चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रही है ना बात सबको? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा सबको ना? तो देखिए, ये आपका किण्वन विधि के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है यूपी बोर्ड की परीक्षा में कि किण्वन विधि के द्वारा एथिल अल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखकर समझाइए। तो आपको बताना है कि किण्वन विधि में सुक्रोज को जल के साथ इन्वर्टेज तथा ईस्ट की उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम तथा ईस्ट की उपस्थिति में गर्म करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त किया जाता है। और प्राप्त ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को जाइमेज अथवा ईस्ट की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ से हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है भैया सबको ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पर पहुँचते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि सबसे पहले तो ये कहा गया कि जल में क्या होता है, विलय होता है। देखिए, अब हम लोग अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को लगाते हैं। हमको पता है कि जो अल्कोहल है वो कहीं ना कहीं शराब होता है। ससुरा शराब तो पनिये में मिलाकर ससुरा पैक वैक देखो, ससुरा बना के पीता है, पटियाला पैक, कौन सा पैक, पनिये ही तो मिलाता है, पानी डालो ससुरा मिल गया। तो मतलब जल में ये क्या होता है, विलय होता है, घुल जाता है। समझ में आई बात ना? जल में ये क्या होता है, घुल जाएगा। उसके बाद देखिए, गलनांक इसका कितना होता है, 71.1 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग तथ्य हैं इसके, लेकिन बेसिकली 70 आप मान सकते हो, 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास का गलनांक होता है। गलनांक का मतलब होता है वो अधिकतम तापमान जिस पर कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करना स्टार्ट कर देती है। गलनांक का मतलब गलना ही होता है। जैसे ठोस अवस्था में है तो वो गलित अवस्था में, द्रवित अवस्था में चली आए, वो होता है उसका गलनांक। आगे बढ़ते हैं। इसका स्वाद क्या होता है? तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है ससुरा। समझ में बात आ रही है? देखिए, जो एथिल अल्कोहल है वो उदासीन होता है। क्या होता है बाबू? उदासीन। तीखा तो होता है, हम लोग जानते हैं कि तीखी चीज क्या होती है, क्षारीय होती है। अगर कोई चीज खट्टी है तो अम्लीय है, तीखी चीज है तो क्षारीय है। समझ में ना? लेकिन ये तीक्ष्ण तो होता है। तो शराब वराब यूज में लियो, कभी लेना भी मत बाबू, बड़ा गड़बड़ चीज ससुरा, खराब कर देता है। थोड़ा बहुत ले सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं। देखिए, तो तीक्ष्ण क्या है, मतलब इसका स्वाद बहुत तीखा होता है। तीखा होगा तो मतलब क्षारीय होगा, हम समझते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इसका स्वाद तो तीखा होता है, बाकी ये क्या है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या है कि ये जो लिटमस पेपर होता है, अम्ल और क्षार में मैंने आपको पढ़ाया कि जो लिटमस पेपर है वो लिटमस पेपर को अगर लाल से नीला कर दे तो अम्ल, सॉरी नीले से लाल कर दे तो अम्ल, और लाल से नीला कर दे तो क्षार, इस तरीके से होता है। तो लिटमस पेपर को ना तो ये लाल करता है और ना ही नीला करता है, मतलब लाल से ना नीला करेगा और ना ही नीले से लाल करेगा। समझ में आ रहा है ना? लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है कौन?
एथिल अल्कोहल, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, ये उदासीन है। बाकी स्वाद इसका कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। समझ में बता। और देखिए बाबू, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। देखिए थोड़ी मात्रा अगर इसकी लगे तो क्या करेगा, उत्तेजना पैदा करता है। तो सूरत देखते हो ना, सब लोग कह रहे हैं शराब नहीं पीते बाबू, के बाबू थोड़ा बियर ले लो। बियर जानते हो ना, बियर में अल्कोहल की कम मात्रा होती है ससुरा, और शराबों में ज़्यादा होती है, कच्ची बन के आती है गंगों में, बड़ा खतरनाक होता है। तो देखिए थोड़ी मात्रा अगर लेंगे तो उत्तेजना उत्पन्न करेगी। कहेंगे थोड़ा फल लो बाबू, जुनून रहेगा, डांस वांस करो, शादी वादी में देखो, शादी विवाह चल रहा है ना, थोड़ा सा लगा लो तो जुनून आ जाता है। तो मतलब उत्तेजना उत्पन्न करने का काम करता है कौन, अल्कोहल। सही है। और एक चीज, अगर अत्यधिक मात्रा हो गई, ज्यादा हो गई तो पूरा लंग्स फंग्स फफड़ा फफड़ा फट जाएगा। ठीक है। अगर ज्यादा मात्रा हो गई तो चांस किस चीज का बन जाता है, मृत्यु का। मतलब मृत्यु का कारण भी हो सकती है ये, कब, जब इसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।